आए और नंबर्स के बाद अच्छे डिसबर्समेंट नंबर्स आए और ये एक व्हीकल फाइनेंस कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़े हैं, हमारे साथ मिस्टर रमेश अय्यर है, एमडी एनवीसी, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर अय्यर। क्योंकि आपके नंबर्स को जब हम रीड कर रहे थे एक बार फिर से हमने देखा कि आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ रही है, आपके डिसबर्समेंट फिर से स्ट्रॉन्ग रहे, इनफैक्ट प्रोविजनिंग भी आपकी कम हुई है पहले से। हालांकि क्यू ऑन क्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एनआई में आपकी 2% की ही सिर्फ ग्रोथ है, लेकिन जिस तरह की लोन ग्रोथ और डिसबर्समेंट स्ट्रॉन्ग दिख रही है आपको, ये एक्चुअल डिमांड कहां से आ रही है? अगर आप थोड़ा सा हमें इस पर और क्लैरिटी दे पाए। अगर आप हमारी ओवरऑल ग्रोथ को देखें तो कोई एक प्रोडक्ट या एक ज्योग्राफी से नहीं आई है। इट हैज बीन ओवरऑल काफी अच्छा रहा है, चाहे वो ऑटो में हो या फिर ट्रैक्टर्स में हो या कार्स में हो या फिर प्री ओन्ड व्हीकल्स में हो। सारी गाड़ियों का डिमांड काफी अच्छा रहा और हमें उसका फायदा मिला। हमारी मार्केट शेयर भी कुछ ग्रो हुई है और इसके साथ साथ देखें तो किसी एक ज्योग्राफी से नहीं आई है। वी हैव हैड अ ग्रोथ फ्रॉम अक्रॉस द ज्योग्राफी। और हम समझते हैं कि रूरल कैश फ्लो इस समय काफी अच्छा चल रहा है और मौसम अच्छा रहने की वजह से द रेन्स हैव बीन गुड और ईल्ड अच्छी रहेगी, सपोर्ट प्राइस अच्छा रहेगा तो फार्म कैश फ्लो भी अच्छी रहेगी। सो ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि डिमांड काफी अच्छा है रूरल में और आगे इसका हमें फायदा मिलना चाहिए। और आज चूंकि गाड़ियों की अवेलेबिलिटी में थोड़ी सी दिक्कत थी, चाहे वो न्यू गाड़ियों का हो या इवन सेकेंड हैंड गाड़ियों का, जैसे जैसे गाड़ियां भी मिलने लग जाएंगे ग्रोथ में और तेजी दिखने मिलेगी। सर आपका जो सेकंड हाफ होता है फाइनेंशियल ईयर किसी का भी, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। टिपिकली अक्टूबर वो का मंथ आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है फाइनेंसिंग के तौर पर। आप मेरे को थोड़ी गाइडेंस दे पाएंगे इसके बारे में कि अगली छमाही आपकी और कैसे रहेगी? यही हम देख रहे हैं क्योंकि अगर अक्टूबर के नंबर देखें तो हमारा 5,000 करोड़ की डिसबर्समेंट थी। हाँ, हम ये ध्यान रखना चाहिए कि अक्टूबर में बोथ दशहरा और दिवाली एक ही महीने में रहने की वजह से थोड़ा सा डिसबर्समेंट जो है बिल्कुल ज्यादा रहा। लेकिन इस ट्रेंड को अगर देख के आगे चले तो डेफिनेटली एक क्वार्टर में 10,000 करोड़ डिसबर्समेंट करने जैसा नंबर दिखने में आ रहा है और डिमांड भी काफी अच्छी है। तो हम जैसे पहले भी बता चुके हैं कि क्लियरली 10,000 करोड़ तक का एक डिसबर्समेंट मेंटेन करना हम नहीं समझते कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। मिस्टर अय्यर, हमने देखा कि आपके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो काफी शार्पली नीचे आए हैं। इसका रीजन अगर आप हमें समझा पाए कि कौन से फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट कर रहे हैं? तो जैसे हम सबको पता है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है एकदम से बढ़कर 2% तक का जो है 200 बेसिस पॉइंट की इंक्रीज हमें देखने मिला और ये हम प्लान नहीं किए थे। हमें ये लग रहा था कि 75 बेसिस पॉइंट तक जो है फर्स्ट सेकंड क्वार्टर में आएगी और फिर आगे चल के अनदर 75 बेसिस पॉइंट आने की उम्मीद है, लेकिन उससे ज्यादा ही रहा और हम बोरोइंग कॉस्ट अब पूरी तरह से पास ऑन नहीं किए। और ये हमेशा से प्रैक्टिस रहा है मार्केट का भी कि जैसे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है फिर धीरे धीरे जो है कॉस्ट ऑफ लेंडिंग भी बढ़ने शुरू हो जाता है। तो पहला कारण तो ये है कि बोरोइंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से थोड़ा सा जो मार्जिन में प्रेशर हमें देखने मिला। दूसरी बात है कि हमारी प्रोडक्ट मिक्स में भी कुछ चेंज है। हमारी ग्रोथ जो है एलसीवी दैट इज कार्स में हो रही है और कार के जो लेंडिंग रेट है थोड़ा सा हमेशा कम रहता है, लेकिन उसकी एसेट क्वालिटी भी काफी अच्छी रहती है। तो एंड रिजल्ट जो है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हम चूंकि निम्स लेवल की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली वो मिक्स ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो क्रॉसेस सम हील्ड। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं बाजार में कि लेंडिंग रेट्स बढ़ना शुरू हो चुका है। हम भी हमारे कुछ प्रोडक्ट्स में 40-50 बेसिस पॉइंट की इंक्रीज किए हैं। तो आगे चलकर ये जो है निम्स सुधर जाएगी और ये गैप जो है ये ब्रिज हो जाएगी। आज की अगर बात करें तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की वजह से कुछ मार्जिन में प्रेशर रहा और दूसरी बात जैसा मैंने बताया कि प्रोडक्ट मिक्स की वजह से। ओके सर, एक और चीज़, आरबीआई के डायरेक्शंस के बाद क्योंकि आउटसोर्सिंग बैन था तो आपने उस सिचुएशन को तो काफ़ी अच्छे से मैनेज किया। अब हमको थोड़ा ये बता सकते हैं कि आपकी कलेक्शंस वगैरह इस समय कैसे चल रही हैं? देखिए, ऐसा है कि जो रिपोजिशन है ये लास्ट रिसॉर्ट होती है रिकवरी का। ये हम कभी भी ये पहला स्टेप नहीं रहता है। तो इस वजह से जो है रिपोजिशंस ना करने की वजह से बहुत ज्यादा जो है एनपीए वगैरह में फर्क नहीं आता। लेकिन अगर हम रिपोजेस नहीं करते हैं तो जो कस्टमर डिफॉल्टर है
तो उसको हम किस तरीके से उसमें सुधार लाएंगे, और इस वजह से रिपोजिशन करना जरूरी है। और आज हम ये देख रहे हैं कि सेकेंड हाफ जो नॉर्मली रूरल का रहता है, ये कैश फ्लो का अच्छा हाफ रहता है, और इसके रहते हुए ज्यादा रिपोजिशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जैसे ये ऑर्डर आई थी तभी भी हमने बताया था कि टोटल हमारे जो कस्टमर बेस है वो लगभग 2.5 मिलियन कस्टमर, उसमें हम 4 या 5 हजार गाड़ी महीने का हम रिप्रोसेस करते थे। और हम समझते हैं कि जैसे जैसे हम आगे प्रोसेस में कुछ और टाइटनिंग लाएंगे, एजेंट्स को अपॉइंट करने में थोड़ा सा टाइटनिंग लाएंगे, ये सबको करते जैसे हम फिर डिस्कस करेंगे रेगुलेटर के साथ में, तो हमें उम्मीद है कि हमें आगे चल के इसका अप्रूवल भी मिल जाएगा। लेकिन आज नहीं करने की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि कस्टमर के पास कैश फ्लो है। जैसे मैंने बताया था कि रूरल कैश फ्लो अच्छी चल रही है, तो हमारी रिकवरी में भी आप देखेंगे कि 97-98% की रिकवरी चल रही है। एनपीए भी काफी कम हुआ है, नेट एनपीए बिलो 3% आ चुकी है, 2.91% पे है। तो हम इस परिस्थिति से एकदम सेटिस्फाइड है और कंफर्टेबल भी है। लेकिन जैसा मैंने बताया, रिपोजिशन करना जरूरी है, क्योंकि कस्टमर अगर डिफॉल्ट करते हैं और एसेट को मिसयूज करते हैं तो हम करना नहीं देना चाहते, और इस वजह से रिपोजिशन करने की जरूरत होती है। लेकिन सेकेंड हाफ में इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं रहती है, और जैसा मैंने बताया आगे हम डिस्कस करेंगे, और हमें उम्मीद है कि हमें इसका अप्रूवल भी आगे चलते मिल जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं इस